बेटा डी ब्रॉगली इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें लिखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन in terms of potential difference V वोल्ट, ये डालो। देखिए सोच समझते हैं। चलिए पेन छोड़ दिए, पहले समझिए। देखिए कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी, अगर इसको हम एक्सिलरेट कराना चाहते हैं, मूव कराना चाह रहे हैं, एक्सिलरेट कराना चाह रहे हैं बाई अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। कोई चार्ज पार्टिकल था, हमने उसको मूव कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट उसमें अप्लाई किया, तो होगा क्या, जो चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी, भाई मूव कराओगे तो ये बदल जाएगी उसके काइनेटिक एनर्जी में। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप मूव कराते हो तो जो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी बदलती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, अब जरा देखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाई V। फिजिक्स में आप पढ़ते होगे W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई V, जहां पे Q क्या है, जो भी चार्ज है आपका, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये हमने पढ़ा है भाई, होती है हाफ mv स्क्वायर। इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, Q मल्टीप्लाई V बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, वेलोसिटी आएगा अंडर रूट 2 QV बाई m। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं जो तुम्हारा डी ब्रॉगली क्वेश्चन होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच एम वी। ठीक है, तो अब हमने क्या रखा, वेलोसिटी की वैल्यू यहां से यहां पुट करी, तो वेलोसिटी हमारी आई 2 QV बाई एम। ये कैपिटल वी है, कंफ्यूज मत होना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लैम्डा बराबर आ गया h अपॉन 2 QV m। यहां ध्यान देना h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस 34 है। Q चार्ज है जो भी आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। V पोटेंशियल डिफरेंस है और M मास है। इसमें एक रिलेशन आता है, ध्यान सुनिएगा। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल, पहले चलो उसको नोट कर लो, उसको भी डिराइव कराते हैं, पहले इसका नोट कर लिया यहां तक। चलिए
पहले यहां से नोट करो फटाफट, इधर से 8 टेस्ट पेपर आपका 80 होगा उसका, दिया था उन्होंने? कितने बच्चों ने, सबने दिया था? कितने बच्चों ने दिया, नहीं दिया था? जो दिया सबने था, नहीं देने वाले। पेपर दिखाओ, पेपर लाओ बेटा जरा, दिखाओ जरा। मार्क्स तो नहीं पूछूंगा मैं, मार्क्स आज नहीं पूछता मैं। ये नोट करो। ये नोट कर लिया? ये करिए। क्या हो गया भाई इसमें? पेपर तो ठीक है, इतना टफ नहीं है पेपर। केमिस्ट्री में 80% क्वेश्चन तो बन ही गए होंगे। केमिस्ट्री में देखा इतना कुछ टफ नहीं है। केमिस्ट्री में आपको एआईटी में सबसे टफ क्वेश्चन कौन कौन सा लगेगा जरा बताओ जरा। अभी आप एआईटी लाए हो? लाए नहीं होगा तो टफ क्या लगा होगा? लाए हैं तो बताओ कौन कौन क्वेश्चन टफ लगा आपको जरा। जो आपने पढ़ा वो टफ लगा हो आपको? इसे नोट कर लिया? इसे करिए। रिजल्ट भी तो आ गया होगा आप लोग का तो उसका, रिजल्ट आ गया?
कर लिया बेटा, गुड। चलिए बात इसमें और सुनिए अभी। इसमें पॉइंट हम डिस्कस करने आए थे, कुछ चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन है, उस कंडीशन में क्या होता है। जैसे आपने ये निकाला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 QV m, तो यहां पे हम h 6.6 10⁻⁻34 पुट कर दें, q को 1.602 10⁻⁻19 पुट कर दें, ठीक है। m को, इलेक्ट्रॉन के मास को 9.1 10⁻31 पुट कर दें। तो इसका एक आंसर आता है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसको लर्न कर लो। 150/V एंगस्ट्रॉम, 150/V, और V है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको याद करना पड़ेगा आपको, नोट कर लीजिए। एक बार फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ जाइए, क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे अभी। हाँ बताया नहीं आपने, कौन सा क्वेश्चन टफ लगा था आपको एटीएस का, बताइए भाई। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है मैं डिस्कस भी करूंगा, देखते हैं बेटा एक पे। हाँ, लेयर टेस्ट तो आपने पढ़ा ही नहीं बेटा, पेन लो जरा बेटा, बेटा एक पेन दे दो हमको। लेयर टेस्ट तो आउट ऑफ सिलेबस, लेयर टेस्ट आता है उसमें क्या बोलते हैं, पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है ही नहीं इसी का। और बताइए, ये लेयर टेस्ट पढ़ाया जाता है जब आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, जिल्डाल डूमा उसमें आता है। सारे क्वेश्चन इजी लगे तो नंबर भी फुल आने चाहिए। हाँ, स्टॉक नोटेशन, चलो ये बता देंगे, और बताते, और बताओ, और बताइए कौन सा टफ लगा। पहले आप बता दो, फिर मैं डिस्कस करूंगा आखिरी 10-15 मिनट। पेपर ही नहीं है आपके पास क्या? छोड़ो, आप लोग कर ही नहीं आए हो जवाब। चलिए स्टॉक नोटेशन बता देंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन बताओ, डिस्कस कर देंगे। बताइए भाई कौन कौन से टफ लगे हैं आपको? हैं, 75? अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ठीक, और बताओ, डिस्कस करना है, और एक करके, ठीक। क्वेश्चन नंबर बताओ, 52। चलो भाई, इसे डिस्कस कर देंगे, और बस 78, चलो डिस्कस कर देंगे, और बताओ 74, चलो भैया इसको डिस्कस कर देंगे, और बताओ भैया, जो भी आपकी समस्या है बता दो। पूरा पेपर तो कोई 1.5 घंटे डिस्कस नहीं हो पाएगा, जो जो आपके हैं वो डिस्कस कर दे डाउट। और भैया बस,
समाप्त है, ज्यादा ही नहीं, 1 2 3 4 5, 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करें बस, 5, मुझे 10-15 की उम्मीद थी है, 86, चलो भैया डिस्कस कर देंगे। और बताओ, खत्म, चलो डिस्कस कर देंगे। देखिए भाई यहां तक आप नोट कर चुके हैं, इसके बाद ए पॉइंट और लिखो, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, लिखेगा टी ब्रॉगली वेवलेंथ in terms of काइनेटिक एनर्जी। देखिए अब आपको नहीं, काइनेटिक एनर्जी बता चुका हूं, टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, डी ब्रॉगली क्वेश्चन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। देखिए भाई यहां पर थोड़ा एक थ्योरी का यूज होगा, एक आपने पढ़ी होगी केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। केटीजी में जो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है ई के 3/2 केटी, जहां के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है R/N, आर होता है गैस कांस्टेंट 8.314 और ये होता है 6.023 10 की पावर 23, तो इसकी वैल्यू आती है 1.38 10 की पावर -23, ठीक है। जो टी होता है वो टेम्परेचर होता है, ठीक। अब आपको करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² भी होता है, ठीक। आप दोनों कंपेयर किया, 3/2 KT हाफ mv², ठीक है, तो 2 कट जाएगा, वेलोसिटी आएगा आपका 3 kT/m, ठीक। अब आपने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है डी ब्रॉगली क्वेश्चन, ठीक। अब आपने क्या किया, वेलोसिटी की जगह ये रख दिया √3 kT/m, तो यह आंसर आ गया h/√3 kTm। इसे नोट कर लीजिए। डीपीपी मॉड्यूल लाओ जरा अपना, आप एक मॉड्यूल एक डीपीपी निकालो बेटा, लाए हो बेटा, ये बच्ची लाते लाए हो मॉड्यूल डीपीपी, अभी मिला ही नहीं इसका, चलो मॉड्यूल लाओ, लाओ बेटा, लाओ एकदम, अभी तक डीपीपी नहीं मिला इसका, K इज इक्वल टू R/N होता है फॉर्मूला, नहीं, K की वैल्यू जो होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, वो निकालने तरीका होता है R/N, N है अवोगाड्रो नंबर, R है गैस कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला है इसका K का,
ये इसका डेरिवेशन केटीजी में पढ़ाएगा, ये अभी आप नहीं पढ़ोगे, ये केटीजी काइनेटिक थ्योरी उसमें पढ़ाया जाता है बेटा ये, ठीक है। अभी इसका डेरिवेशन नहीं आप पढ़ोगे। चलिए बेटा क्वेश्चन दिया जाए, एक बढ़िया आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, मन से करोगे तो हो जाएगा, बेमन करो तो नहीं होगा। बार बार मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से करना आप, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखिए, लिखिए, लिखो एन प्रोटॉन, ए प्रोटॉन एंड Li3+ nucleus are accelerate by same potential. A proton and Li3+ nucleus are accelerated by same potential. If lambda Li and lambda P are the wavelength, इसको Li3+ क्या लिख दो, are the wavelength of Li3+ nucleus and proton. ये लिखिए, आपको निकालना है इसमें रेशियो, फाइंड अप्रोक्सीमेट निकालना है, मतलब ज्यादा उसमें नहीं, लैम्डा Li3+ का, लैम्डा प्रोटॉन का, और ब्रैकेट में गिवन है आपको है मास Li3+ 8.3 टाइम मास प्रोटॉन। Li3+ का मास 8.3 टाइम है मास प्रोटॉन के। करिए, रेशियो निकालना है लैम्डा वेवलेंथ Li का अपॉन लैम्डा प्रोटॉन का। अच्छा क्वेश्चन है, जब मन से करोगे आप।
बुद्धि लगाओगे तो आएगा, मतलब फॉर्मूला तो यही लगेगा। फॉर्मूला तो मैं बता दूं, ये आपके सामने लगा है, H/2 QVM, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आपका ब्रेन है, आप अपना ब्रेन का कोऑर्डिनेशन देखिए भाई। अप्रोक्सीमेट बताना है, अप्रोक्सीमेट भी गड़बड़ बता रहे हो हैं। 1/5, 0.2। हाँ, कितना? 2, 4। अरे बेटा ये बताओ, आपका आंसर सही है जैसे, बिल्कुल सही। आप कभी सही बताया, आपने कितना बताया? बिल्कुल सही। ये जो आप बता रहे हो, इस बच्ची ने तो बताया है 24.9। 24.9 ये अप्रोक्सीमेट में, अप्रोक्स मैंने कहा 24.9 किसका स्क्वायर रूट, जैसे आप मान लो 25 को, तो ये कितना होगा? 5। ठीक, तो ये कितना आया? 1/5, 0.2। सही आंसर है। अब बताऊं कैसे किया आप लोगों ने, देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये, सुनिएगा। पहले ये समझो, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2 QV M होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक है लिथियम न्यूक्लियस Li3+, एक आपके पास क्या है? प्रोटॉन। ठीक, कोई टेंशन नहीं। देखो दोनों में कह रहा है सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल दोनों का सेम है, मतलब इसका भी V रहेगा तो इसका भी V रहेगा। ठीक, हमने इसका मास ले लिया, लिथियम का मास है MLi3+ मान लिया, और इसका मास मान लिया M प्रोटॉन। कोई टेंशन, कोई टेंशन, ध्यान से देख लो। ठीक, इसमें जो चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज E होता है 1.60 10⁻⁻19। इसमें चार्ज कितना है? +3, तो वो कितना रहेगा? 3E। कोई टेंशन। पहले आपने ये फॉर्म लगाया तो इसका Q जो रहेगा, ये Q होगा इसका, ये Q और ये Q। इसका पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, V और V। मास ले लिया MLi3+, इसका मास ले लिया MP। चार्ज ले लिया इसका 3E, इसका चार्ज के ले लिया E। अब कुछ है ही नहीं, हमने लैम्डा निकाला, लैम्डा Li3+, तो H/√2। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो 3E और V MLi3+। हमने निकाला लैम्डा P, H/√2 ब्रैकेट में EVMP, ये लिख दिया। दोनों को डिवाइड किया, अब हम दोनों करेंगे डिवाइड, तो लैम्डा Li3+ लैम्डा P। अब जब डिवाइड करेंगे तो H/√2 3EV MLi3+, और यहां जाएगा H, ऊपर अंडर रूट आएगा, यह आ जाएगा 2EVMP। कोई टेंशन, H कट गया। ठीक है, ये √2 कट जाएगा, ये V कट जाएगा। ठीक, एक चीज गौर करना जरा, यहां पे अब आपका ये MLi3+ जो है, ये किसके बराबर है? MLi3+ बराबर है 8.3 MP के। ठीक, अब हमने रखा इसको, देखो आपका ये आ जाएगा अंडर रूट, चलो काटते हैं भाई इसको, 2EVMP अपॉन 2 3EV 8.3 MP। MP कट गया, E कट गया, 2 कट गया, V कट गया। अब बचा क्या?
ये बचा 1/8.3 इंटू 3, जो कि क्या आएगा 24.9। तो ये हम 24.9 को मानेंगे 1/5, और 1/5 क्या होगा 0.2। यही आंसर है। कितने बच्चों का 0.2 आ गया था? अरे प्रोटॉन तो वही, चार्ज तो सेम ही होता है। हाँ, अच्छा चलो, यहां से दे लीजिए, कोई समस्या बताइए। वैसे कितने बच्चों ने कर लिया था क्वेश्चन वाला, हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। 1 2 3। आपको एक शौकीन बात बताते हैं, ये जेई का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नीट का है ही नहीं। ये क्वेश्चन जेई में इसका था, मेरे मन में आया कि आपको एक अच्छा क्वेश्चन कराए, क्योंकि आपके पैकेज मुझे कम क्वेश्चन दिख रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस के, तो मेरा मन आया लॉक कराते हैं कुछ तूफानी। इतना टफ नहीं है यार, मतलब आप करे होगे तो इतना आपको लगा नहीं होगा कि बहुत टफ है। जेई में से क्वेश्चन कर लेते हो, एआईटी से क्वेश्चन नहीं लग पा रहे। एआईटी में हालत खराब। कल नोट बेटा, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपकी डीपीपी के कराना है और बढ़िया सा। कल नोट बेटा, बढ़ा जाएंगे। हो गया भैया, ठीक। देखिए एक बात और सुनो, एक आपने ये पढ़ा था बोर पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन का, किसी को ध्यान है क्या था बोर पोस्टुलेट? एम, कॉपी काहे पलट रहे हो भैया, कॉपी काहे पलट रहे हो, हद है भाई साहब। ये आपने पढ़ा था बोर पोस्टुलेट का MVR, को ध्यान आया? NH/2 पाई। कॉपी पलट के जवाब दोगे अब। MVR इक्वल टू NH/2 पाई। कुछ कारण से मैंने पूछा, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिखा मुझको। यहां मैं करूं 2 पाई को इधर, MV को इधर, भाई 2 पाई को मैं इधर ले गया, MV को नीचे ले गया। ये बताओ लैम्डा बराबर क्या होता है? H/MV, ठीक। तो ये बताओ 2 पाई R, इसको मैं क्या ले सकता हूं? N लैम्डा। ये जो लैम्डा है ये कहलाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। N क्या कहलाएगा बताओ? N है ऑर्बिट,
या कह दो शेल, शेल ऑर्बिट एक ही है। आर क्या है? रेडियस। और बाकी पाई तो जानते हो यार, पाई क्या बताया? 3.14, 22.7। ठीक, पहले इसको ध्यान से देख लो फॉर्मूले को। 2 पाई आर बराबर एन लेमडा। अच्छे से देखो, रेडियस का फॉर्मूला था, मैं भूल गया हूं, पेज मत पलटना। रेडियस का फॉर्मूला बोर्स पोस्टुलेट में क्या था मुझे ध्यान नहीं है, पेज मत पलटना। एंगस्ट्रॉम में पेपर देने आईटिस कल गए हो, शर्म करो भाई, अगर नहीं बता पाओगे तो बड़ी बेइज्जती की बात है। रेडियस का फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में बोर्स पोस्टुलेट में क्या था बगैर पेज पलटे? 0.5, हाँ ठीक है, ठीक है, 29 एन। आप पहली बार से क्या आप क्या तो पहले भी थे इस बैच? पहले किस बैच में थे? अच्छा, तो वो वहां से अपग्रेड हो गए हो आप इस चारों? चारों दोस्त एक साथ? वाह, ये दोस्ती एक साथ आ गए, गजब। देखिए भाई, भैया कल पेपर था, ये टिप्स था कि नहीं? नहीं कल था ही नहीं। हाँ, 2 मिनट लो। अच्छा, ए टिप्स में आया नहीं था? अच्छा, ये बताओ। मेरे नहीं आएगा। भैया पहले कौन है? 2 पाई आर बराबर है लेमडा। रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी का होता है 2.18 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। एनर्जी का होता था -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पहले ये सब कुछ देख लो, तभी मैं न्यूमेरिकल दूंगा, वरना नहीं दूंगा। पहले ध्यान से देख लो, एक डीपीपी का बढ़िया क्वेश्चन है, पहले ध्यान से देखो। बिल्कुल फोकस होते हुए देख लो, गलती मत करना। देख लिया? चलिए भाई, नोट भी कर लो। नोट भी कर लिया है? नोट कर लो फटाफट, नोट हो गया? नोट भी कर लो फटाफट, फिर क्वेश्चन दे आपको। अच्छा, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर आ ही नहीं रहा था तो पढ़ा ही नहीं होगा। कल तो रिडॉक्स रिएक्शन ये था आपका, ठीक। क्या बेटा? 28 को है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। देखो, एयरटेल से पेपर इजी नहीं आना चाहिए। सारे मतलब कि बाहर के भी सेंटर देते हैं, यहां भी आप लोग देते हो, इजी आ जाएगा तो वो मतलब लेवल नहीं। जैसे अब नीट का 2024 का पेपर था, बहुत आसान आ गया, क्या उसकी इज्जत रही? मतलब अपनी दुनिया में बाहर के वो लोग देखे कि अच्छा ऐसा पेपर आया कि 60-70 बच्चों के 720। अगर बहुत आसान आ गया पेपर तो उसकी इज्जत नहीं होती। पेपर का टफ होना मतलब टफ रिस्पेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टफ पेपर होगा, रिस्पेक्ट ज्यादा होगी। इजी पेपर होता है, रिस्पेक्ट कम होती है। भले बच्चे के नंबर कम, जैसे जे एडवांस का बच्चा पेपर देके निकलता है तो भले क्वेश्चन ही नहीं करते, कहते क्या पेपर बहुत अच्छा आया था, क्वेश्चन नहीं बने। पेपर का लेवल जो था तगड़ा था, मजा आ गया पेपर देख के, भले क्वेश्चन नहीं बने। मतलब उसने ये तो तारीफ की कि पेपर अच्छा था। तो कल आपने एयरटेल से पेपर दिया होगा तो किसी ने ये नहीं कहा होगा कि पेपर अच्छा नहीं। फिजिक्स तो जबरदस्ती सुनने में आया।
फिजिक्स का मैंने रिजल्ट देखा था, क्या भाई, बायो कैसे हल चीज थी, बायो भी इजी थी। हाँ, अच्छा ये तो 2025 में क्या हुआ था, 2025 में तुम्हें पता है कि फिजिक्स टफ आई थी, बायो लेंदी आई थी, तो वही चीज तो है। आपको 2025 की यादें भूल ना जाओ, इसलिए कल ये एटिस हुआ है, कि आपको ध्यान हो 2025 में क्या हुआ है। यही यादें के लिए एआईटिस कराया गया पहला, कि आप 2025 का वो समय भूलिएगा नहीं, कि 2025 में किस दिन, 5 मई को पेपर हुआ था, 4 मई, 4 मई को क्या हुआ था, वो देखो कल हुआ था। देखिए भाई, एक क्वेश्चन टीपीपी का है, कैलकुलेट दी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with electron in third orbit of He plus ion in एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना है। चलिए ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, ऑप्शन दिए हैं, बगैर ऑप्शन करो। अप्रोक्सीमेट बता सकते हो, लमसम मतलब कि बहुत ज्यादा क्लोज नहीं, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स। अभी जो फॉर्मूला आपको कराया है मैंने लेटेस्ट, उसी पे डिपेंड है ये। अगर वो फॉर्मूला आपको अच्छे ध्यान होगा, क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्या आंसर है, कोई लेंथी क्वेश्चन क्या है ये? कितना? हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेट जो है 5 के करीब नीस्ट इंटीजर में। अगर हम देखें 2 पाई r = n लेमडा होता है, ठीक है। ये बताइए पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कैसे निकालोगे? 0.529 आपका n स्क्वायर बाई जेड ये होता है। अब इसको ही पुट करते हैं, बाकी n लेमडा, ठीक। ये बताइएगा आपका n की वैल्यू कितनी होगी? थर्ड ऑर्बिट चाहो तो ये कर दो, ये और ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है? 3। हीलियम के लिए z कितना होगा? 2, 3/2। जरा सॉल्व करो, 4.9 बस। लैम्डा का 4.9 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट इसको मान लेंगे 5 एंगस्ट्रॉम। 5 वैल्यू है ऑप्शन में जो गिवन है आपके टीपीपी में, वो 10, 2, 5, 1, एक 10 एंगस्ट्रॉम, एक 2, एक 5, 1, 4 जो वैल्यू गिवन थी, ऑप्शन ए बी सी डी। 10, 2, 5, 1, ये आपका आ जाएगा।
चलिए अब आते हैं हाइजेनबर्ग पे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर क्वांटम नंबर पढ़ाए गए। चलिए बेटा ये नोट कर लिया, इसको बहुत कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, केवल आपको परेशान कर सकती है कैलकुलेशन और कुछ नहीं। चलिए भाई अगला टॉपिक आते हैं हाइजेनबर्ग। देखिए भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले क्या चीज समझाई थी बताता हूं आपको। हाइजेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स को। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी तो बात की बात थी, हाइजेनबर्ग ने पहले क्या समझाया था वो सुनो। हाइजेनबर्ग ने कहा था इट इज इम्पॉसिबल टू लोकेट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग ने कहा था यह असंभव है कि आप कभी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को बता पाओ। जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आप जो पढ़ते थे अभी तक बोर्ड्स में, रदरफोर्ड में, जिसको आप ऑर्बिट कहते थे, ठीक है, ऑर्बिट कहते थे या शेल कहते थे। हाइजेनबर्ग ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इनके बीच अट्रैक्शन होता है, ठीक। तो अट्रैक्शन से ये होता है इलेक्ट्रॉन कभी यहां पाया जाए, कभी यहां पाया जाए, कभी यहां पाया जाए, कभी यहां पाया जाए, कभी यहां 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 कहीं भी। जैसे कमरा है, आपको बताऊं, कमरे को अगर आप मान लीजिए एक हम 10x10 के डायमेंशन मान ले, भाई एक ये समझ लो एक 100 गज का प्लॉट है। अब 100 गज के प्लॉट में हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन उस 100 गज में कहीं ना कहीं ट्रेवल कर सकता है, वो इधर भी जा सकता है, इधर जैसे कमरा है इसका इलेक्ट्रॉन वहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, कहीं मिल सकता है। पर होता क्या, हाइजेनबर्ग ने एक चीज कही थी, जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, ठीक। तो हाइजेनबर्ग ने एक बात और कही थी कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता सकते, आप ये जरूर बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा। आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कहां सबसे ज्यादा होगी, यह बात तुम बता सकते हो, पर यह बात नहीं बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहीं पाया जाएगा। हाइजेनबर्ग ने ये मुद्दा उठाया, जैसे बोर्ड चिल्ला रहे थे कि ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो हाइजेनबर्ग ने कहा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पिक्चर आप बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, यहां मौजूद है। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूरे इस जो खाली स्पेस आप देखते हो, एम्प्टी स्पेस, ये हर जगह यहां पाया जा सकता है, पर यह सबसे ज्यादा करीब पाया जाता है न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है अराउंड द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा मैक्सिमम आप फाइंड कर सकते हो नियर द न्यूक्लियस। अब इसी से उन्होंने ऑर्बिटल को इंट्रोड्यूस किया कि ऑर्बिटल क्या है। उन्होंने कहा ऑर्बिटल इज ए 3 डायमेंशनल, मतलब ऐसा, आप यहां कुछ ले लीजिए, ये एक्सेस यहां भी कहीं भी पाया जाता है। 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ
फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब हाइजेनबर्ग ने समझाया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स को। उन्होंने कहा था ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशन स्पेस होता है न्यूक्लियस के नजदीक, जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को ठुकरा दिया था कि भाई ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते। उन्होंने ये कह दिया था कि जैसे भाई एक घर है, घर के अंदर हम कमरे में रहते हैं, वो चीज ऑर्बिटल है। घर एक ऑर्बिट हो गया, जो कमरा हो गया वो कमरा क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया। तो उन्होंने घर और कमरे की बात कही थी। जैसे आप कभी तो शेल आता है, सब शेल आता है, फिर ऑर्बिटल। शेल क्या होता है, एक पूरा एक घर आ गया। सब शेल क्या होता है, इस घर में कितना डायमेंशन स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। अब ये तो मूव कर सकता है, अब सबसे ज्यादा पाया कहां जा सकता है, वो पाया जाता है आपका ऑर्बिटल्स, उसको बोलते कमरे। तो ये बात ध्यान के चलो कि हाइजेनबर्ग ने पहला ये मुद्दा उठाया कि कभी भी आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है, वो मन चाहा कहीं भी घूम सकता है, आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाओगे। दूसरी बात, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी भी, कुछ कमेंट करना है, तो आप ये कह सकते हो कि वो सबसे ज्यादा यहां पाया जाएगा, पर यह भी कह सकते हो एग्जैक्ट यहीं पाया जाएगा। बस ये कि वो इसके नजदीक सबसे ज्यादा पाया जाएगा, और जिसके नजदीक वो सबसे ज्यादा पाया जाता है उस रीजन को, उस स्पेस को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो कभी कोई पूछे ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक स्पेस है न्यूक्लियस के नजदीक जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब इसके बाद उन्होंने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था वो भी समझाता हूं। ये जो अनसर्टेनिटी आया है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं एरर। एरर मतलब गलतियां। उन्होंने क्या कहा था, जैसे कोई मूविंग पार्टिकल है, कोई पार्टिकल चाहे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हम ही लोग है, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो मूव कर रहा है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, उसकी आप एक साथ मोमेंटम और वेलोसिटी को बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अभी जैसे हम मान लो कि यहां पे बोर्ड में पीछे से खड़े हैं, आपको कहा था मेरी पोजीशन बताओ, तो कहो सर आपकी पोजीशन बोर्ड के सामने है, पर है क्या, हम स्टेशनरी पार्टिकल तो है नहीं, मूव कर रहे हैं। जैसे आप इस साइड मेरी पोजीशन निकालोगे तब तक वो भाग जाएगी। मतलब कोई पार्टिकल, जैसे भी मान लो इलेक्ट्रॉन है, अभी ये बोर्ड के सामने है, आपसे पोजीशन बताओ, जब तक आप पोजीशन बताओगे इलेक्ट्रॉन यहां भाग गया। अब आप यहां पोजीशन बताओगे वो यहां भाग गया, यहां बताओगे तो यहां भाग गया। तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आप बता ही नहीं पाओगे क्योंकि मूविंग पार्टिकल है। जैसे ही आप बताना चाहोगे उसमें एरर आ जाए, गलती आ जाएगी, क्योंकि आप सोच रहे पोजीशन यहां बताने की, तब तक वो यहां फुर हो जाएगा, यहां बताओगे तब तक वो यहां फुर हो जाएगा। मतलब वो एग्जैक्ट एक जगह बैठा नहीं रहेगा कि आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पे उसकी पोजीशन बता दो, इस पॉइंट पे लगेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तब तक वो भाग जाएगा, स्टेशनरी नहीं है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट exact position and momentum of माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या मैक्रोस्कोपिक कह सकते हो, विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। अब इसी चीज को उन्होंने मैथमेटिकली डिफाइन किया। उनका लॉ जो मैथमेटिकली था, सुन लीजिए, मैथमेटिकली उन्होंने क्या कहा, तो साइंटिस्ट थ्योरी के साथ मैथमेटिक्स भी इसमें लगाते हैं। उन्होंने कहा डेल्टा एक्स डेल्टा पी, मतलब जो डेल्टा एक्स होता है इसे हम कहते हैं एरर, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कितना एरर पोजीशन में आया, ठीक। डेल्टा पी इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, कितना एरर मोमेंटम में
आया, और डेल्टा पी बराबर होता है एम डेल्टा वी। देखो मास में अनसर्टेनिटी नहीं आती, मास जो है वो वही रहेगा, अनसर्टेनिटी आती है वेलोसिटी में। मोमेंटम आप पढ़ते हो एम इंटू वी, तो यहां पे हम डेल्टा एम नहीं करेंगे क्योंकि मास में अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, जो अनसर्टेनिटी आएगी वेलोसिटी में। अब इसी को उन्होंने कहा दोनों अनसर्टेनिटी मतलब एरर का जो भी मल्टीप्लीकेशन करोगे, अनसर्टेनिटी एरर एच बाई फोर पाई के या तो बराबर आएगा या एच बाई फोर पाई से ज्यादा आएगा। इसका डेरिवेशन नहीं बताया था उन्होंने, इसके डेरिवेशन बताने में वो सक्षम नहीं रहते, बस इतना कहा था कि जो एरर की वैल्यू है या तो वो एच बाई फोर पाई के इक्वल कर आएगी या तो एरर की वैल्यू एच बाई फोर पाई से ज्यादा, कम नहीं आएगी। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई फोर पाई। चलिए अब आपको हाइजेनबर्ग नोट कराते हैं, लिखिए मैं लिखाता हूं, पहले कुछ पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट हाइजेनबर्ग के बारे में, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, according to Heisenberg uncertainty principle, according to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible, it is impossible to locate, it is impossible to locate exact position of electron, it is impossible to locate exact position of electron। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, Heisenberg introduced the concept of orbitals, Heisenberg introduced the concept of orbital, that is a three-dimensional space, that is a three-dimensional space around the nucleus, three-dimensional space around the nucleus where probability of finding the electron, where probability of finding the electron is maximum, is maximum। इतना समझ लो, हाइजेनबर्ग का यह कहना था आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं निकाल सकते हो, आप केवल यह बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा, यह नहीं बता पाओगे कि इलेक्ट्रॉन यहीं पाया जाएगा। यह मुद्दा उन्होंने उठाया था। और इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है न्यूक्लियस के नजदीक, जिस रीजन पे वो न्यूक्लियस के नजदीक सबसे ज्यादा पाया जाता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक, अब ये लिखिए अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, अब ये पूरा छाप लो, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, ये सब पूरा नोट कर लो, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट पोजीशन क्वेश्चन इसके बहुत आसान आते हैं, इसे क्वेश्चन कोई हेडेक होती नहीं, गलती आप करोगे भी नहीं इसमें, बता कराऊं क्वेश्चन अभी।
ये पेपर भी डिस्कस करना है, 5-6 क्वेश्चन भी टाइम है, चलो। अभी ये देखना है कि एटेस में अभी जो रैंक आई है आपकी, सेंटर रैंक आई है, अभी वो वाली रैंक नहीं दिखी शायद। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत एआईटीएस है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अच्छा, कल के पेपर में पूरे आपको चारों में सबसे आसान क्या लगा, मेरे को देख के मैं बताना। हाँ, अभी अगले पीरियड जब होगा कि फिजिक्स का, तो कहेगा हाँ सब फिजिक्स आसान लगा, यही क्वेश्चन पूछेंगे। है, केमिस्ट्री आसान था, अरे यार क्या रुलाओगे क्या तुम, अब केमिस्ट्री इजी था इतना, गजब। और सबसे टफ फिजिक्स ही कहोगे, पता है। उसके बाद जूलॉजी, फिर थर्ड बॉटनी, मतलब केमिस्ट्री आसान था। चलो यार, यही कह दिया, केमिस्ट्री को लेके वैसे भी लोगों को बड़ा वो होता है। मैं देखता हूँ इतने साल मुझे पढ़ाते हो गया, मैं देखता हूँ ऐसे जेई के बैचेस जब लेता हूँ, नीट के, केमिस्ट्री में क्या होता है, एक तो केमिस्ट्री में जैसे कुछ जगह एक्सेप्शन आता है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बेस आता है, उसको लेके बच्चा मुंह सिकोड़ता है, अरे केमिस्ट्री है, रटी जाती है, ये है वो है। पर आखिरी मैंने ये देखा है, जैसे जेई है, जेई में जब बच्चा एडवांस से पेपर देके निकलता है, मेंस का देके निकलता है, कभी ये नहीं कहता है कि केमिस्ट्री ने रुलाया, ये शब्द कभी नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो कभी बच्चा नहीं कहता कि केमिस्ट्री ने हंसाया। अब बाकी मैं नहीं कहूंगा, मतलब केमिस्ट्री को लेके साल भर गरियाता है, अरे केमिस्ट्री ऐसी वैसी। पर जो बैतरणी नदी होती हैं, जो उसकी नैया पार कराती हैं, वो केमिस्ट्री होती हैं। मतलब केमिस्ट्री क्या है, शुरुआत में लेके उसको बड़ा ही डायलेमा होता है, अरे ऐसी हैं वैसी हैं। बाद में जब वो पेपर देता है तो रियलाइज होता है कि नहीं यार, केमिस्ट्री ने हमको धोखा नहीं दिया, बस केमिस्ट्री को हम अगर इज्जत और देते तो केमिस्ट्री और ही बढ़िया होती। ये तो नोट कर लिया बेटा, चलो ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उसके बाद पेपर डिस्कस करूंगा आपका। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम है। आप देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में करते हो, मिनट में जाना चाहे। जैसे अभी तक क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन ज्यादा थे, टाइम लगता था। अब मैं कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, और देखता हूं कि दोनों में कितने सेकंड्स लगेंगे, और दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, अगर एक आएगा तो दूसरा भी आएगा। ठीक, सुनिए, क्वेश्चन ये है, इफ दी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, इसके ऑप्शन दूंगा मैं, देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। अगर आपने सेकंड्स में किया तो बहुत खुशी की बात होगी। इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, h/पाई, h/2 पाई, 1/2m, h/पाई, या कहे कोई नहीं, नन ऑफ दीज, सबसे घातक। फिर इसी में क्वेश्चन और, इफ अनसर्टेनिटी इन velocity and position is same, then uncertainty in momentum is
ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए देखते हैं दोनों क्वेश्चन में आपको कितने सेकंड्स लगेंगे। कर लो आराम से, सेकंड का बताओ फिर। यार तुम लोग तो बहुत बढ़िया निकले, मतलब इतनी स्पीड में, गजब भाई साहब। मतलब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ना है, ऐसे आ जाए तो कल ले जाओगे, कैलकुलेशन ना है। भाई क्या बोर्ड पढ़े? पहले का कितने बच्चों का? ठीक, दूसरे का कितने बच्चों का? ऐसा मतलब भीड़ दोगे आप ही, भीड़ बोल दो, हाँ ऐसा भागो 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 कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं भागो। ऐसे क्वेश्चन टीचर से उठाता है नीट पे, कारण क्या है? कैलकुलेशन में बच्चा गरियाएगा नहीं, और मतलब इसमें ऐसा है कि बच्चा बस केवल फॉर्मूला आता हो भट से कर देगा। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, सबसे पहले फॉर्मूला आपने क्या लिखा? डेल्टा एक्स डेल्टा पी, ठीक, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मोमेंटम आर इक्वल, मतलब डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा? डेल्टा पी। कोई टेंशन, कोई टेंशन, ठीक। अब हमने क्या किया, यहां हो गया डेल्टा पी का स्क्वायर, ठीक, तो बराबर कर दिया एच अपॉन 4 पाई के, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो डेल्टा पी आ गया अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। हमें निकालना क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा पी रखा एम डेल्टा वी, हो गया, आ गया आंसर, कोई टेंशन नहीं लगी। आंसर आपका आ गया डेल्टा वी। भाई 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, ठीक, तो 2 बाहर आ जाएगा, 1/2m एच अपॉन पाई, ये मैच कर रहा है। सी, कोई टेंशन, कोई टेंशन, ध्यान से देख लो, हाँ रिपीट कर देने, कोई टेंशन नहीं। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच बाई 4 पाई होता है, ठीक। हमसे कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मोमेंटम इक्वल है, मतलब ये डेल्टा एक्स बराबर क्या है? डेल्टा पी। हमने अगर डेल्टा एक्स डेल्टा पी को बराबर कर दिया तो ये डेल्टा पी स्क्वायर हो जाएगा, भाई ये दोनों बराबर है, तो डेल्टा पी स्क्वायर हो गया, एच बाई 4 पाई के बराबर हो गया, ठीक। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लोगे तो अंडर रूट एच बाई 4 पाई आ गया, ठीक। अब डेल्टा पी आप जानते हो क्या होता है? एम अपॉन एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी रखा, एम को नीचे ले गए, जो 4 होता है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, तो 2 को हम बाहर ले आए, तो 1/2m एच बाई पाई आ गया, खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा देखो, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पोजीशन आर सेम, देखिए डेल्टा वी बराबर डेल्टा एक्स, आपको निकालना है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, कोई टेंशन नहीं। देखो भाई फॉर्मूला ये होता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा पी को हमने रखा एम डेल्टा वी, ठीक, एच अपॉन 4 पाई, आकर लगाओ, ये दोनों बराबर हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वी स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई एम, स्क्वायर रूट ले लो, तो जब स्क्वायर रूट ले लोगे तो डेल्टा वी बराबर अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई एम, कोई टेंशन, ठीक। हमको निकालना है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी बराबर होता है एम डेल्टा वी, ये मोमेंटम होता है, ठीक। अब हमने डेल्टा वी निकाला है कितना? एच अपॉन 4 पाई एम, सॉल्व करते हैं, ये एम है, ये अंडर रूट एम है, तो ये आ जाएगा एच एम 4 पाई। अब देखो भाई कौन सा मैच कर रहा है? ए ऑप्शन मैच कर रहा है।
कोई टेंशन, ध्यान से देख लो। इन सब क्वेश्चन में बच्चा ये तो नहीं गरिया सकता कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आया है। ये नीट इसमें बिल्कुल ध्यान देगा आपका कि कैलकुलेशन नहीं है, इसमें आपका ये है कि आपको केवल फॉर्मूले से खेलना है। ये खेलने वाला क्वेश्चन है। कैलकुलेशन क्वेश्चन टफ होता है भाई, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड है। इसमें बच्चे को फॉर्मूला रटा रटा है पता है, फॉर्मूले में चीजें पुट की, आंसर आ गया। देखो भाई, कहीं कोई समस्या लगी हो खुल के बताइए भाई। पेपर देख लेते हैं आपका थोड़ा। चलिए भाई आगे बढ़े। देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो, प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले से खेलना है, आंसर निकालना है। पांच मिनट नहीं यार, ऐसा नहीं यार, हम देंगे आधे घंटे। कौन यार, तुम लोग अटेंडेंस नहीं लगाते हो यार, ये बहुत खराब बात है भाई साहब। टाइम लगा अटेंडेंस, आज किसी का निकला तुम भगा देना क्लास से, किसी अटेंडेंस निकालो उसको आज। तुमने नहीं लगाया बेटा, ये घबरा रही बच्ची। हाँ, सन्नी, सन्नी। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्स्ड ऑक्साइड। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एआईटीएस में क्या है, ये ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट का है, ना ये क्वेश्चन वैसा है कि रिडॉक्स का है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा इनऑर्गेनिक है, बताता हूं। इनऑर्गेनिक क्या है इसमें, सुनिए, सारी चीज बता, सारे ऑप्शन डिस्कस करता हूं आपसे, पहले छोड़ दो। सबसे पहले C3O2, ये क्वेश्चन आपको तब कर पाओगे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ी हो। C3O2, बेटा बतियाओ नहीं, तुम लोग तो बातें कर रहे हो यार, देखो इधर देखो यार, ये होता है कार्बन सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड क्या होता है, जहां पे ये मान के चलो कार्बन कंटेंट कम हो एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। सब ऑक्साइड क्या होता है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज कम, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो। यहां पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो काफी स्मॉल होता है। अकल लगाओ, आप CO2 पढ़ते हो, CO2 में एक कार्बन में कितनी ऑक्सीजन होती है, दो। एक कार्बन कितनी ऑक्सीजन होती है, दो। यहां कितने कार्बन है, तीन। और तीन कार्बन में कितनी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट है, दो। तो यहां पर वैसे तीन कार्बन, अगर CO2 में एक कार्बन में दो है तो कम से कम छह होनी चाहिए। यहां पे अगर देखा जाए तीन कार्बन में ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्मॉल है। जहां पे ऑक्सीजन का परसेंटेज स्मॉल होता है जिस भी ऑक्साइड में, उसको कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ऐसे ये रहता है। अब Fe3O4 है, Fe3O4 तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हेमेटाइट मैग्नेटाइट वाला। तो ये होती है मिक्स्ड ऑक्साइड, इसके अंदर पाया जाता है FeO प्लस Fe2O3 मिक्स्ड ऑक्साइड। Mn3O4,
ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड होती हैं, 2MnO और ये MnO2, ये पाया जाता है इसके अंदर। और सुनिए, Pb3O4, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड होती हैं, 2PbO प्लस PbO2। तो ये सारी है मिक्स्ड ऑक्साइड, और ये इकलौती ऐसी हैं जो है सब ऑक्साइड, नॉट ए मिक्स ऑक्साइड। ठीक, तो ये अगर आप गलत करके आए तो कोई दिक्कत नहीं, सम्मानजनक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपने बढ़िया क्वेश्चन गलत किया है तो ये प्राउड की बात है, आपने अच्छा क्वेश्चन गड़बड़ किया है। कितना चुन सही किया है, अरे वाह, तुक्का मारा था क्या कुल। ठीक, कोई बात नहीं। अगला दुख दर्द आया है भाई, ये स्टॉक नोटेशन, कोई दिक्कत नहीं। 72 72 कहां गए, आगे 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 आगे, ये 72। ठीक, देखिए स्टॉक नोटेशन क्या होता है आपको बताता हूं। अभी आप, कभी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सुने? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब आईयूपीएसी करते थे तो जो ट्रांजिशन मेटल होता था उसके ब्रैकेट में उसकी ओएस लिखते थे रोमन नंबर में, ये लिखते थे। जैसे ये लिखा है HAuCl4 विच इज ट्रांजिशन मेटल। ये प्रभु Au है, काहे तक सोच रहे हो, Au इज ट्रांजिशन मेटल गोल्ड। ठीक, अब हमने इसकी ओएस मान ली 1, गोल्ड की मान ली x, और क्लोरीन की -1 इंटू 4, तो x बराबर कितना आया 3। ठीक, अब जरा देखो, जो भी ओएस लिखते हैं स्टॉक नोटेशन में ओएस लिखा जाता है रोमन नंबर में, तो गौर से देखो, और जस्ट आफ्टर ट्रांजिशन मेटल, देखिए ये H के बाद लिखी गई है, गलत है। ये Au के बाद लिखी गई है, सही है। ये क्लोरीन के बाद लिखी गई है, गलत। और ये S से पहले लिखी, गलत। हमेशा OS, सुन लीजिए, ट्रांजिशन मेटल ब्रैकेट में OS को लिखना है रोमन नंबर में। ऐसा ही मत कर देना कि तुमने ये लिखा AU, ऐसा भैया ना करना, ये रोमन नहीं है, ये तुम्हारा साधारण नंबर रोमन नंबर में लिखा जाता है। ठीक है भैया, तो ये बात समझे, कोई टेंशन। ठीक, ये कितना सही गया ऐसे, तुक्का सही है। चलिए 74, अगला दुख दर्द 74। ठीक, बताता हूं, कोई टेंशन नहीं। किस बच्चे गलत हुआ वैसे, किसी ने पूछा तो है ही है। अच्छा आप बताते हैं, कोई टेंशन नहीं बेटा। सबसे पहले आराम से, पहले ये Cr272 नेगेटिव है, ठीक है, और ये लिखा है टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ I माइनस इंटू I2। पता है टीचर ने एक मदद बहुत करी तुम्हारी इसमें। टीचर ने मदद क्या की है, उन्होंने एक तो मीडियम लिखा, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में Cr272 नेगेटिव किसे बदलता है, Cr3 प्लस में। ठीक, और I नेगेटिव किसे बदल रहा है, I2 में। ठीक, सबसे पहले मैं खेलूंगा एन फैक्टर से, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा। इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसकी ओएस है 6, इसकी ओएस है 3, कितने का चेंज आया 3 का, कितने क्रोमियम है 2, एन फैक्टर हो गया 6, कोई टेंशन। ठीक, अब जरा देखो, इसकी ओएस है -1, इसकी ओएस कितनी है 0, कितने का चेंज आया 1, एन फैक्टर कितना आया 1, कोई टेंशन, कोई टेंशन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर ऑफ मोल हो गया क्वेश्चन। देखो मिली इक्विवेलेंट होता है एन फैक्टर इनटू मोल। मिली इक्विवेलेंट का मैंने फॉर्मूला बताया तुम लोग को था, एन फैक्टर इनटू मोल। तुम्हें करना क्या है कि दोनों का ये बराबर कर दो, एन फैक्टर इनटू मोल Cr2O7 नेगेटिव बराबर एन फैक्टर इनटू मोल I माइनस। ठीक, Cr2O7 नेगेटिव, एन फैक्टर कितना है 6। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल किसके। ठीक, कोई टेंशन नहीं, हमें इसके मोल चाहिए। इसका एन फैक्टर कितना है आपका 1, और मोल कितना है इसका 1। आ गया आंसर भाई, 1/6 आएगा। 1/6 आंसर है कि चाहता। लो, सारा खेल किसका है, एन फैक्टर। आपने एन फैक्टर निकाल के दोनों का क्या चीज बराबर कर दी, मिली इक्विवेलेंट। देखो भाई कितनों का सही गया, गजब।
फिर है दुख दर्द 75। 75 देखिए भाई, ये कितनों गलत गया? गलत गया है। किसी का सही गया धोखे से? यार सही गया है ना। गजब, क्यों बेटा दुखी लग रहे हो? पेपर का गड़बड़ हो गया है? पेपर देते समय बेटा ये सोचा करो, थोड़ा मैथ कैसी है? मैथ 10 तक ठीक थी? हाँ फिर? अरे बायो तो लेना ही पड़ेगा, अब 10th के बाद अगर नीट है तो बायो तो लेने। 10th तक मैथ ठीक थे, बस ठीक है, इतना ही सफिशिएंट होना चाहिए। मैथ, एक चीज बताऊं, घर में अगर छोटे भाई बहन है आपके, तो कभी आधे घंटे एक हॉबी के रूप में उनको मैथ पढ़ाया करो। 10th तक का, 11 तो पढ़ा नहीं पाओगे, 11 पढ़ाया नहीं है कि 11 की मैथ पढ़ाने लगे। एक मैथ ऐसी चीज होती है, अगर आपको मैथ पसंद है तो आपको फिजिकल जरूर अच्छी लगेगी, अगर 10th तक की मैथ आपको अच्छी लगती है। यहां कितनों के 10th में 90 के ऊपर मार्क्स थे? मैथ्स में 90 के ऊपर? बताओ, एक और कितने? दो। कितनों के 80 से 90? हाँ, तो मतलब मैथ है अच्छे यार, मैथ धनी व्यक्ति हो आप लोग। अब यही क्वेश्चन है, इसको मैं मैथ से करूं, सुनो। इतने मोल H2 बचे आफ्टर रिमूविंग इतने मॉलिक्यूल H2 फ्रॉम सैंपल, इनिशियल मास ऑफ H2 सैंपल दिस। चलो भाई सुन लिया, ठीक। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, मैंने जब आपको मोल कौन सा पढ़ाया था, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपके पास 10 मोल CO2 है और 2 मोल CO2 के आपने रिमूव कर दिए, कितने मोल बचे? कितने बचे? 8। कितनी जल्दी हो गया? 10 मोल CO2 के थे, 2 मोल CO2 के रिमूव कर दिए, 8 मोल बचे। क्योंकि इसका डेटा कितना इजी है तो जल्दी हो गया। अब इसी को श्रृंगार किया, ये श्रृंगार तो है, इतने मोल CO2 के बचे आफ्टर रिमूविंग इतने। ठीक, पहले मैं मान लेता हूं, सुनो। मेरे पास x मोल CO2 के थे, CO2 दिया, H2 दिया गया है, ठीक, छोड़ो हटाओ। x मोल H2 के थे, ठीक है। इससे कुछ y मोल मैंने H2 के रिमूव किए। x मोल H2 के थे, मैंने y मोल H2 के रिमूव कर दिए, तो कितने मोल मैंने मान लिए? z मोल H2। अब मेरे पास बचा लेफ्ट, ऐसे मैंने मान लिया। अरे 10 मोल थे, 2 मोल हटा दिए गए, 8 मोल बचा, तो मैंने उसको एक्स वाई जेड मान लिया। मैं तो मैथ लगाता हूं, एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया, तो एक को जेड। अब ये बताओ हमारे पास कितने, कह रहा है इनिशियल मास ऑफ H2 सैंपल, ये हमसे पूछा गया है। अच्छा, मोल निकालने क्या तरीका होता है? अब बोलोगे प्रभु मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हमसे पूछा गया है इनिशियल मास। देखो मास ग्राम में आ गया तो मिलीग्राम में भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होता है। हमने मान लिया कि हमारे पास H2 का मास है W ग्राम। क्या मान लिया? W। खेला करो मैथ से। W ग्राम H2 था, मोलर मास इसका क्या होता है? 2, तो W/2 कर दिया, कोई टेंशन। भाई हमें मोल अगर H2 का निकालना है, हमने मान लिया H2 हमारे पास था W ग्राम और H2 का मोल का वेट था 2, तो H2 के मोल कितने आए? W/2। क्या दिक्कत लगी? ठीक। अब सुनो, कह रहा है इतने मोल H2 के हमने लेफ्ट हुए आफ्टर रिमूविंग इतना। हमने रिमूव कितने किए? इतने किए। ये बताओ अगर मॉलिक्यूल को मोल में बदलना है तो किससे डिवाइड करते हैं? अब वो गैड्रो नंबर से। तो हमने क्या किया, इस 3.011 10⁻21 को डिवाइड कर दिया 6.023 10⁻23। कितने मोल H2 के बचे हैं? कह रहा है 1.8 10⁻³ लो, XYZ को हमने नंबर का रूप दे दिया। अब बताओ प्रभु W निकाल सकते हो? अब आपकी मेहनत कैलकुलेशन है, टफ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिकल में पहली मैथ्स है फिर केमिस्ट्री है। अगर कोई बच्चा ये फिजिकल पढ़ते समय सोच रहा हो कि पहले केमिस्ट्री है बाद से मैथ्स है, फिजिकल कभी नहीं आएगी तुमको, कभी नहीं आएगी, मैं मुंह पे बोल दूं। अगर तुम मैथमेटिक्स से 36 आंकड़ा लेके चलोगे, मैथ पहले सोचो, पहले मैथ फील करो कि x मोल H2 था, y मोल H2 हटाया, z मोल H2 बचा, अब उसके बाद केमिस्ट्री लगाओ। ये चीज है बेटा, ध्यान से देखो। फिजिकल टफ नहीं यार, मैथमेटिक्स और कोई ज्यादा हेडक वाली नहीं मैथ में। ये नोट कर लिया बेटा, ठीक। अगला क्या आपका दुख दर्द था भैया?
अगला तो बहुत आसान है, 86 ओरली हो जाएगा ये तो। 86 कहाँ गया भैया 86? हाँ देखो भाई प्रभु, रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट, रिडक्टर मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे। देखिएगा जरा, कॉपर यहां पे है +1, ठीक, और यहां कितना है 0। यहां पे सल्फर अगर देखा जाए, और यहां पे सल्फर की है OH 4 और यहां पे है -2। तो गौर से देखो, कॉपर 1 से 0 जा रहा है, ठीक, सल्फर -2 से 4 जा रहा है, तो ये इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। गौर से देखना, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आज करते हैं।